हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण से समास, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माने तो 6 क्लास से लेकर आपके 12th क्लास तक तो है ही है। इसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वहां भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने समास को समझाने की कोशिश की है। आइए तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले समास की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। मतलब कि दो शब्द कोई से भी जब मिलते हैं तो वो मिलकर कोई तीसरा नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। और छठवा होता है आपका बहुब्रीहि समाज। ठीक है, और अपन एक एक करके इसकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय या प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए, जो भी पद होगा, मतलब कि दो पदों से मिलकर कोई भी शब्द बनता है, तो जिस समास में, पूरे पद को हम समास कहते हैं, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो या फिर वह अव्यय हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान ऐसे भी की जा सकती है, उस शब्द में पहला आपका जो अक्षर होगा वो होगा आपका आ, मतलब कि बड़ा आ, अनु, यथा, भर, हर, प्रति। इसमें एक और शब्द मैं भूल गया हूं, लिख देता हूं, प्रति। देखिए, ये मैंने लिख भी दिया है। शब्द में पहले आ, अनु, यथा, भर, हर और प्रति आदि लगा होता है तो वह कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है आपका आजन्म, तो इसमें शब्द के पहले क्या लिखा है? आ, बड़ा, यानी कि आजन्म, तो ये कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। दूसरा शब्द है आपका अनुशासन। अनुशासन में आपका पहले क्या लिखा है? अनु। ठीक है, और फिर है शासन, तो कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। तीसरा शब्द है आपका यथाशक्ति। तो इसमें शब्द के पहले क्या लगा? यथा, जैसे कि अपन ने बताया था, यथा शब्द के पहले अगर ये लगे हुए हैं तो वो हो गया अव्ययी भाव समास। फिर है आपका हर बार, तो शब्द के पहले क्या लिखा है? हर। और फिर क्या है आपका भरपेट, जैसे कि ये है, देखिए भर, भर लगा है आपका शब्द के आगे, भरपेट, तो वो कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे कि प्रति है, तो आपका शब्द लिखा है प्रतिदिन। क्वेश्चन में ऐसा आया कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आपने देखा शब्द के पहले क्या लगा है? प्रति, प्रतिदिन, प्रति लगा है तो कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। ठीक है, आइए चलते हैं अगले समास की ओर। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो फिर मैं इसको मिटा देता हूं और आगे अपन बढ़ते हैं। दूसरा आपका समास होता है, वह होता है तत्पुरुष समास। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तत्पुरुष समास की परिभाषा है, जिस समास में उत्तर पद प्रदान होता है। मैंने अभी आपको बताया था, दो पदों से मिलकर शब्द बनता है, पहला पद और दूसरा पद। उत्तर पद कौन सा हो गया? दूसरा पद। और पूर्व पद कौन सा हो जाएगा? पहला पद। तो जिस समास में उत्तर पद प्रदान होता है और दोनों पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि कारक चिन्ह जो भी आएंगे शब्द वो गायब हो जाएंगे, तो उसको हम कौन सा कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर ये भी 6 प्रकार के होते हैं। ये तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं, जो भी 6 प्रकार के होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। कर्म तत्पुरुष में, इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, विभक्ति का लोप हो जाएगा दोनों पदों के बीच से। तो कर्म जो तत्पुरुष समास रहेगा उसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शब्द है कोई सा गगनचुंबी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? गगन को चूमने वाला। देखो, गगन को चूमने वाला, ये है इसमें विभक्ति को, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें से विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे कि इसका उदाहरण है करुणा पूर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा? करुणा से पूर्ण।
किससे पूर्ण? करुणा से पूर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए जो विभक्ति है इसका लोप हो जाता है। जैसे एक शब्द है प्रयोगशाला, किसके लिए शाला? प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, तो प्रयोगशाला ये आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से विभक्ति का लोप हो जाएगा। किसका? से विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे कि धनहीन, इसका उदाहरण है धनहीन। तो काय से हीन है अपन? धन से हीन। ठीक है, धन से हीन क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। फिर है आपका पांचवा संबंध तत्पुरुष। संबंध में तीन विभक्ति आती हैं, का, की, के। जैसे कि एग्जांपल इसका देश रक्षा, तो किसकी रक्षा? देश की रक्षा। ऐसे ही हो जाएगा आपका राजपुत्र, तो किसका पुत्र? राजा का पुत्र। ठीक है, फिर है आपका अगला छठवा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें आपका मैं और पर दोनों विभक्तियों का लोप हो जाएगा, यानी ये दोनों शब्द गायब हो जाएंगे। जैसे कि शोक मग्न, अब किसमें मग्न है? शोक में, ये आ गया शोक में मग्न। और दूसरा कह दिया आपका आप बीती, तो किस पर बीती? आप पर बीती। ठीक है, आप पर बीती, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। इसका एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं, आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि इसका समास का नाम और इसकी विभक्ति। जैसे कि कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, और अधिकरण में पर। ठीक है, ये आप शॉर्ट ट्रिक लाइन बना के याद कर लेना रजिस्टर पर लिखकर, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा अपन देख लेते हैं। तीसरा आपका जो समास है वो है कर्मधारय समास। देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। कैसा? जिस समस्त पद का उत्तर पद मतलब पीछे वाला जो शब्द है ना वो प्रधान होना चाहिए, और प्रथम व उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होना चाहिए। ठीक है, जो दोनों पद हैं उन दोनों में कैसा संबंध होना चाहिए? एक विशेष हो तो दूसरा विशेषण हो। तो वह कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कमल नयन। अब देखिए ये क्या है? उत्तर पद है। ये क्या है? प्रधान है। मतलब कि नयन किसके समान है? कमल। तो कमल के समान क्या है? नयन। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण है चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख मतलब कि मुख कैसा है? चंद्र के समान है। चंद्र के समान मुख। ठीक है, इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि नीलकंठ। कंठ मतलब गला। नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला है। ठीक है, और जैसे कि लाल मणि। मणि कैसी होती है? लाल। मतलब मणि की विशेषता बतला रहा है। मणि कैसी है? लाल, लाल मणि। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चौथा समास। ये बहुत ही सरल है, दिगु समास। ठीक है, इसमें जिस समस्त पद का पूर्व पद, जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी कि पहला जो पद है वो कैसा होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। जिस समस्त पद का पहला पद जो है संख्यावाचक हो, यानी कि किसी संख्या से स्टार्ट हो रहा हो जो शब्द, वो कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। उसका उदाहरण देख लेते हैं अपन, जैसे कि एक शब्द है दोपहर। अब इसमें समझ में आ रहा है अपन को, शब्द मतलब लेने में ही पढ़ने में आ रहा है। जैसे कि दोपहर, कितने पहर? दो, दो पहर। जैसे कि अगला है आपका त्रिलोक। त्रिलोक में आपको समझ में आ रहा है कितने लोक हैं? तिर मतलब कि तीन लोक, तीन लोक। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाएगा जैसे कि सप्तऋषि। तो पहला आपका आ रहा है सप्तऋषि मतलब कितने ऋषि?
7 ऋषि, और जैसे कि सप्ताह कितने 7, और जैसे कि त्रिभुवन कितने हैं भुवन 3। ठीक है, तो ये आपके द्विगु समास के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं 5 और 6। तो पांचवा आपका समास है वो है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में प्रथम और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में अथवा, और, एवं या फिर योजक चिन्ह, जो कि ऐसा रहता है, ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं इसमें की उदाहरण है, जैसे कि लिखा रहता है माता पिता, तो अपन इसको क्या लिखते हैं, माता और पिता। ठीक है, फिर अगला शब्द आता है जैसे कि दिन रात, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, दिन, या तो फिर एवं रात, या फिर और रात, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ऊंचा नीचा, तो क्या आता है, ऊंचा एवं नीचा, या फिर इनकी जगह अपन डैश का भी, योजक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। फिर आता है आपका छठवां बहुब्रीहि और आखिरी समास, है ना, बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा, वो कहलाता है आपका बहुब्रीहि समास। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि दशानन। इसमें आपको सबसे ज्यादा उदाहरण मिलेंगे जो कि आपको भगवानों से रिलेटेड मिलेंगे, उनके ही शब्द आते हैं ज्यादातर इसमें। तो देख लेते हैं क्या है इसका, दशानन। अब दशानन शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि यहां पर किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। ठीक है ना, दशानन, तो 10 हैं, 10 हैं जिसके आनन, आनन मीन्स मस्तिष्क या सर, वो कौन हो जाएगा, रावण। ठीक है, ऐसा ही आता है एक और शब्द आपका लंबोदर, मतलब कि लंबा है जिसका उदर, उदर मीन्स होता है आपका पेट, मतलब यहां पर भगवान गणेश की बात चल रही है। लंबा है जिसका उदर, मतलब कौन, भगवान गणेश। ठीक है, फिर जैसे कि अगला शब्द है आपका पीतांबर। पीतांबर मतलब पीला है जिसका अंबर, मतलब कि कौन, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, और ये आपके यहां पर समास समाप्त होते हैं। और उम्मीद करता हूं मैं आपको कि समझ में आया होगा। और जो भी आपको समझ में ना आया हो, या फिर कोई भी समाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगली बार जल्द ही आपसे मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।